नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य। आज आपको एक डरावनी नहीं, बेहद डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह कमरे की लाइट को ऑन कर लीजिए, हेडफोन की वॉल्यूम फुल कर लीजिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप डरने वाले हैं। पता नहीं क्यों बीती रात मैं सो नहीं पाया। अचानक से रह रहे कि मुझे कुछ ख्याल आ रहे थे, कुछ दोस्तों की याद आ रही थी। तो मैं सुबह उठा और सबसे पहला काम मैंने किया कि अपने ड्रॉ को खोला और उसमें से एक एल्बम निकाली। ये वो एल्बम है जिसमें हम 3 यारों की यारी की कहानी है, लेकिन बदकिस्मती से एक यार बहुत पीछे छूट गया, और ऐसा छूटा कि शायद उससे कभी मिल नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। उस तीसरे ने ऐसी कौन सी गलती की थी, ऐसी कौन सी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से हम 2 बच गए और वो नहीं रहा। कुछ तो ऐसा हुआ था उस दिन। तो मैं चाह रहा था कि आज ये कहानी आपसे शेयर करूं। तीनों घूमने के इतने शौकीन थे कि हमने सोचा क्यों ना अब घूमते घूमते हम लोग वीडियो भी बनाएं और इन यादों को सहेज के अपने पास रखें। मेरे पास एक हैंडीकैम हुआ करता था जो शायद अब कहीं इतिहास के पन्नों के साथ खो चुका है। हम तीनों उठे, तीनों ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े अनजान से शहर में। अनजान सा शहर नहीं, कहो मेरा नानी घर ही था। मैं अपने नानी घर पहुंचा। हम तीनों का आव भगत वहाँ बहुत अच्छे से हुआ और घूमने की वजह थी हमारा थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। छक के खाना खाया और हम लोगों ने खूब आम खाए, बगीचे में घूमा, इधर घूमा उधर घूमा, ट्रैक्स किए। और अचानक से हमें एक हवेली दिखी। हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत आकर्षक थी। ऐसा लग रहा हो जैसे हवेली अपनी तरफ बुला रही हो कि आओ, मुझे देखो, मुझे एक्सप्लोर करो। क्योंकि हमारे दिमाग में तो फितूर चढ़ा हुआ था, क्योंकि हमें एक्सप्लोरर बनना था, हमें एक्सप्लोर करना था, सारी चीज़ें दिखानी थी। तो हम उस हवेली के गेट के पास गए। गेट के पास जैसे ही पहुंचे, गेट अपने आप खुल गया। रोहन, विक्रम और मैं। रोहन ऐसे स्वभाव का लड़का था जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसी के ब्रेन में रहती थी। उसे हर चीज़ के बारे में जानना होता था। तो हमें लगा, हमें कुछ डाउट हुआ कि अरे ये अपने आप गेट कैसे खुल गया। लेकिन रोहन का कहना ये था कि अरे हवा चली है, गेट खुल गया यार, इतनी अच्छी एक्सप्लोर करने की जगह है, वीडियो बनाते हैं यहाँ पे, डांस करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फील आएगा। हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा वीडियो बनाया, घूमे, फिर वापस घर आ गए। और रोहन के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने वाले मेरे दोस्त थे, जो नानी घर में मेरे दोस्त पुराने थे, वो थे। उन्होंने कहा था कि 65 साल से वहाँ कोई गया नहीं। ये बात सुनकर रोहन के दिमाग में खुफिया चीज़ें जागने लगीं। जैसे रोहन के हिसाब से उसके अंदर करोड़ों की पेंटिंग होगी, राजा महाराजा के सोफे होंगे, बेड होगा, वो सब देखने मिलेगा। सच पूछो तो हमारे दिल में भी ऐसा ही कुछ था कि शायद वो हवेली बहुत शानदार है अंदर से। बाहर से तो वो हवेली आलीशान दिखती है और कोई भी उस आलीशान हवेली को देख के यही सोचेगा कि एक बार उस हवेली को अंदर से ज़रूर देखना चाहिए। हम तीनों के दिल में तमन्ना आई कि एक बार उस हवेली को अंदर से ज़रूर देखेंगे, और इस तमन्ना को दिल में ही रख के हम वापस घर पहुंच गए और मामी जी को फोटोग्राफ्स दिखाने लगे। जैसे ही उस हवेली की फ़ोटोग्राफ्स मामी ने देखे, मामी खुद डर गई। उनके चेहरे से पसीना टपकने लगा। मैंने पूछा, मामी जी ये क्या हो रहा है आपको? बोली, बेटा ऐसी गलती कभी मत करना, वो भूतिया हवेली है, वहां जाना मना है। अगर आपके मामा जी को पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा आज। तब तक मामा जी तमतमाए हुए घर में घुसे और बोले, सत्य तुम उस हवेली पे गए थे? मैंने बोला, नहीं तो। जीवन में पहली बार मामा जी ने मुझसे इतने गुस्से में बात किया था। उन्होंने पूछा मुझसे, सच सच बताओ, अगर तुम उस हवेली में गए थे तो अभी मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दोबारा जाने की कोशिश भी मत करना, वो शापित हवेली है, तुम्हें पता नहीं है। रोहन कुछ बोलना चाहता था, उससे पहले उन्होंने बोल दिया, ये अपने शहरी दोस्तों को शहर तक ही रखो, गांव में आके गांव की हद को पहचाने, तभी यहाँ पे रह पाएंगे। 4 दिन के लिए घूमने आए हो, घूमो और जाओ। पूरा माहौल इतना बुरा बन चुका था जिसका हिसाब नहीं। हम सारे दोस्त सन्नाटे में थे, मामा जी अलग गुस्से में, और मामी मामा को और हमें मनाने में लगी हुई थी। किसी तरह खाना खा के हम सब सो गए, लेकिन दिमाग के कोने में यही कौतूहल था कि क्या वो हवेली सही में भूतिया है? अगर भूतिया है तो उसके अंदर क्या है? हमें जानना था, हमें सारी चीजें जाननी थी, हमें देखना था उस हवेली को, वो भी बहुत करीब से।
तभी दरवाजे पे दस्तक हुई, खटखट। सत्य, सो गए हो क्या? मैंने बोला, नहीं मामा जी। आइए। मामा जी आए, हमारे पास बैठ गए। हम तीनों उठ के बैठ गए थे। तो मामा जी ने बताया कि 65 साल से उस हवेली में कोई नहीं गया। जो गया और जिसने वहां पे कुछ देखा वो बताने के काबिल नहीं बचा। वो दरअसल शापित हवेली है। ये सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब मामा जी ने बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर, और उसका नाम सुधा था। उस समय ही डाकुओं का खौफ से लोग डरे रहते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार ने जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ गई, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने की सोची। एक दिन वो भी आ गया जब जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात को डकैती कर डाली। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए कोई कमी नहीं रखी थी। कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, क्योंकि जमींदार के पास सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा और अच्छे हथियारों के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को डाकुओं ने कुछ देर में ही मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, उसने सबसे पहले डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए, क्योंकि जमींदार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी गर्भवती थी। 7वें महीने का गर्भ और पत्नी और खजाना, तीनों को वो छुपा देना चाहते थे, ताकि वो अगर मारे भी जाएं तो उनकी पत्नी, उनका बच्चा और ये खजाना रहे, ताकि उनकी बीवी और बच्चे का जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह हो सके। उन्होंने अपनी पत्नी को जाके गले लगाया और कहा, सुधा, तुम, बच्चा और खजाना मैं एक ऐसी जगह पे सुरक्षित कर देना चाहता हूं जहां आज तक कोई नहीं गया। वो घर के अंदर है। और अपनी पत्नी और खजाने को हवेली के अंदर खुफिया कमरे में छिपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकू के हाथ हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। बता, तेरा खजाना किधर है? सुना है तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मुझे जान से भी मार दो फिर भी मैं डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वो वहां के कीमती सामान को लेकर ही भाग गए। और जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर पाई और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है, क्योंकि उसके पति के अंतिम शब्द थे, तुम चिंता ना करो, मैं जरूर आऊंगा इन डाकुओं की ऐसी की तैसी। उसका पति कभी तो आएगा, उसे उस कमरे से आजाद करेगा। आज भी सुधा की आत्मा उस कमरे में है और वो आज भी उस हवेली में घुसपैठी है या उनके बिना इजाजत के अंदर जाने वाले को सजा देती है। मामा जी कहानी सुना रहे थे और हम तीनों की हालत खराब थी, लेकिन हमारे बीच रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे ये कहानी नहीं, ये कोई कॉमिक्स की घटना हो। वो मामा जी से ही पूछ बैठा कि मामा जी, ये आप कब की बात लेके बैठ गए? क्या कोई सबूत है आपके पास इसका? तो मामा जी ने बताया कि कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस हादसे को भूल नहीं पाए। जो गए वो वापस नहीं आ पाए, जो वापस आए वो या तो अंधे, गूंगे, बहरे और अपाहिज हैं। तो रोहन लपक के बोला, मामा जी, ये हादसा भी तो हो सकता है। गांव के तमाम घर में देख सकते हो कि कोई ना कोई ऐसा आदमी तुम्हें मिल जाएगा जो गूंगा, बहरा, अंधा और हाथ से लिख नहीं सकता, या फिर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से आज तक वहां कोई नहीं गया। ये बातें सुनकर मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कि उस हवेली के अंदर जाऊं, लेकिन रोहन, जिसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ खुरापात तो चल रहा था, मैं श्योर था कि रोहन कुछ ना कुछ कांड तो करेगा। मामा जी वहां से चले गए। रोहन सवेरे सुबह तड़के 4 बजे मुझे उठाया और कहता है कि दोस्त सुन, मैं उस हवेली में तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। मैंने बोला ठीक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो बोला ठीक है, तुम दोनों मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा।
हम लोग 4 बजे तीनों दोस्त उठे और उस हवेली के गेट तक गए। रोहन अंदर चला गया। रोहन ने कहा कि तू कहीं मत जाना, मेरा इंतज़ार यहीं करना। सूरज उगने के पहले मैं बाहर निकल जाऊंगा, तू देखना। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। हम 10 बजे वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि रोहन दातून कर रहा है खड़े बाहर गेट के पास। हम दौड़ के गए, गले लगा लिए रोहन को। रोहन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बोला रोहन, अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो मंजर देखा वो तू सोच भी नहीं सकता। तो हमने उससे पूछा, यार तू इतने दिन था कहाँ? हम डेली आके बैठते थे। लेकिन रोहन इतना एक्साइटेड था कि वो मुझे आके गले लगा और बोला, भाई तू सोच नहीं सकता कि यहाँ पे क्या मंजर है अंदर। जमींदार की बीवी इतनी खूबसूरत है जिसका हिसाब नहीं यार। इतना धन है, इतना दौलत है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं जितना तो सोच भी नहीं सकता। हम इन सारे को ले जाके अपनी पूरी दुनिया बसा सकते हैं। मैं उसकी शक्ल देख रहा था। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने सारी कहानी बकती, ऐसी कहानी जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उससे पूछा, सुन वो सब बातें छोड़, तो मुझे ये बता कि तू 6 दिन से था कहाँ? रोहन ने बोला, 6 दिन? भाई अभी सुबह 4 बजे तो गए थे, अभी 10 बज रहे हैं। बोला नहीं भाई, तो पिछले 6 दिन से हम आके यहीं पे बैठ रहे हैं, यहीं खाना पानी रोटी दाल लेके बैठ रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तू 6 दिन से है ही नहीं, तेरा आता पता नहीं है, तू है कहाँ? इतने में मेरा दूसरा दोस्त पीछे से मुझे आवाज दी, हेलो सत्य, किससे बात कर रहा है? मैंने अपने अगल बगल देखा, कोई नहीं था। तभी मेरी नजर नीचे पड़ी। वहां रोहन की लाश पड़ी हुई थी और रोहन मर चुका था। लाश ऐसी स्थिति में थी जैसे लग रहा हो कि वो लाश 6-7 दिन पुरानी हो और वो सड़ चुकी थी। हमें लगा जैसे हमारे खोपड़ी के अंदर का खून सूख जाएगा, आंखें हमारी बाहर निकल जाएंगी। रोहन 6 दिन पहले ही मर चुका था और ये रोहन की लाश 6 दिन पुरानी थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जिद्दी परिंदे वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पेड़ के भूत का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालें और आई बटन में पेड़ का भूत है, वो भी देखें। खुश रहिए, आबाद रहिए, न किसी को टेंशन दीजिए, न किसी की टेंशन लीजिए। बात बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। सलाम, नमस्ते, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।